नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में हम पढ़ेंगे जी। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन। देखो, हमने ये देखा था कि एक वाटर बॉडी है, तो हवा से उसमें ऑक्सीजन घुलती रहती है, ठीक। और इसके अंदर जो कुछ अपने फाइटोप्लैंक्टन वगैरह होंगे, पौधे होंगे छोटे मोटे पानी के अंदर रहने वाले, तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो भी ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है जी। पर जब ऐसे वेस्ट वगैरह पानी में ऐड हो जाता है, तो वेस्ट क्या करता है, एक हिसाब से उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड होता रहता है जी। तो इस ऑर्गेनिक मैटर का विघटन करने के लिए, और समुद्र के अंदर भी जो प्लैंक्टन्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी भी क्या है जी, ऑर्गेनिक मैटर ही है। तो अगर न्यूट्रिएंट लोड पोल्यूशन के कारण, सीवेज के कारण, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से या एग्रीकल्चर रन ऑफ से किसी भी तरह अगर न्यूट्रिएंट जब वेस्ट आ जाए, तो उसमें न्यूट्रिएंट है, तो ये न्यूट्रिएंट किसको मिले, जहाँ पानी के अंदर जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको मिले। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस तेज हो जाती है। कौन सी प्रोसेस? डिकम्पोजिशन की। तो जब ये अपना प्रोसेस तेज करेंगे, जाहिर सी बात है फिर रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगा। जब रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा तो O2 की कंजम्पशन, ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, ठीक है जी। ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज़्यादा होगी और वो क्या निकालेंगे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, ठीक है जी। कहने का मतलब ऑक्सीजन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब अगर जितना वेस्ट अधिक होगा सिस्टम में, तो ऑक्सीजन उतना ही कम होता जाएगा। तो किसी सिस्टम में, एक्वेटिक सिस्टम में, अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है, तो इसका मतलब वो क्या है, पोल्यूटेड है जी, ज़्यादा पोल्यूटेड है। बस इसी को हम अब पढ़ लेते हैं जी। देखो, एज द अमाउंट ऑफ वेस्ट इंक्रीजेस, पानी में डालने वाला जब वेस्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, टू डिकम्पोज दिस वेस्ट, इन वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज की, इन्होंने रेस्पिरेशन की और O2 की कंजम्पशन की। इससे क्या होगा जी, रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, ठीक। दस द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज डिक्रीज्ड, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है वो क्या है, कम हो जाती है, ओके। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर, उसे क्या कहते हैं जी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। भी कितनी ऑक्सीजन चाहिए ताकि ऑर्गेनिक वेस्ट का विघटन कर सकें। कैसे कर सकें? बायोलॉजिकली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीव जंतुओं के द्वारा विघटन हो रहा है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, तो ये क्या है जी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ओके। पर ये भी आपने बात रखना, याद रखनी है कि पानी में जो वेस्ट का विघटन होता है वो हमेशा बायोलॉजिकली नहीं होता। और दूसरी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि हमेशा ऑर्गेनिक मैटर का ही विघटन नहीं होता, बाकी भी जो मैटर है उसका विघटन भी होता है, केमिकली भी विघटन होता है। तो इसलिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कोई सही पैरामीटर नहीं है, तो इसकी जगह पर हम यूज़ करते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं जी। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कैसे एक्सप्रेस की जाती है, मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर। पर लीटर ऑफ वाटर में कितने मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए जी, या कितने मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, ओके। हायर वैल्यू ऑफ BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर वैल्यू ज़्यादा है तो उससे क्या इंडिकेशन होती है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो PSC में आया हुआ है। उससे इंडिकेट होता है कि हाई ऑर्गेनिक वेस्ट है जी, ऑर्गेनिक वेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पोल्यूशन लेवल भी ज़्यादा है, ओके। सिंस BOD इज लिमिटेड टू बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट जो बायोलॉजिकली डिग्रेड होता है उसी को कवर करता है जी BOD। पर पानी में कई ऐसे हैं मटेरियल जो केमिकली डिग्रेड होते हैं। सो BOD इज नॉट ए रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग पोल्यूशन लेवल, ओके। तो इसकी जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं जी, बेटर मेथड क्या है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, चाहे ये बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। टोटल देखो ना, बायोडिग्रेडेबल तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल मेथड्स के द्वारा होगा, केमिकली डिग्रेड होगा। या सिंपली हम याद करें, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों के विघटन के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसे कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दोनों आ गया जी। ओके, आगे है जी इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट हैं। जब पानी पोल्यूटेड हो तो उसमें पैथोजन होते हैं। पैथोजन क्या होते हैं जी? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी करते हैं, जो कि बीमारी पैदा करते हैं, हमको बीमार करते हैं, पैथोजन पैदा हो जाते हैं। इन पैथोजन में वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, जो मच्छर वगैरह, और कीड़े हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं। सो इट कॉजेज वेरियस डिजीजेज। तो कैसा पैथोजन है उस हिसाब से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। कॉलरा, हैजा, जॉन्डाइस, पीलिया, ठीक, टाइफाइड हो सकता है, एमोबाइसिस हो सकता है जी। ये क्या है जी? एसोसिएटेड विद स्टोमक पेन, पेट में दर्द होगा जी। ब्लडी स्टूल, आपके मल में खून आएगा, बुखार हो सकता है, वगैरह वगैरह, ये हो सकते हैं जी। ओके, पोल्यूटेड वाटर रिड्यूसेस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये हमने पढ़ा। अगर पानी पोल्यूटेड होगा तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी। इससे क्या होगा जी? देखो, ऑक्सीजन कम होगी, इट एडवर्सली अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। तो पानी में जो जीव जंतु हैं, एक्वेटिक लाइफ है, उसको इफेक्ट करेगा, क्योंकि जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ऑक्सीजन ही कम होगी तो ये भी इफेक्ट हो जाएंगे। ओके जी, आगे बात करते हैं। अगर पानी में मरकरी घुल गया, पोल्यूटेंट है जी, मरकरी कंपाउंड्स इन वेस्ट वाटर आर कन्वर्टेड इनटू एक्सट्रीमली टॉक्सिक मिथाइल मरकरी बाय द बैक्टीरियल एक्शन। मरकरी एंटर कर गया जी, तो मरकरी का कंपाउंड बन जाता है मिथाइल मरकरी। तो ये मिथाइल मरकरी बहुत ही जहरीला होता है जी। तो जब ये मिथाइल मरकरी हमारी बॉडी में एंटर करता है, कैसे एंटर करेगा? देखो ना, पानी में आ गया मिथाइल मरकरी, पानी के थ्रू मछलियों में आ गया, मछलियों के थ्रू ह्यूमन बॉडी में आ गया, तो फूड चेन के थ्रू ये हमारे अंदर भी आ जाता है। ओके जी, तो जब मिथाइल मरकरी हमारे शरीर में आ गया, उससे क्या होता है जी? नम्बनेस ऑफ लिम्स, हमारी जो उंगलियां हैं, पैरों की, हाथों की, ये सुन्न हो जाती हैं, नम हो जाती हैं। लिप्स और टंग भी ऐसी नम सी हो जाती है। हमारा विजन है वो ब्लर हो जाता है, विजन, हमारी आंखों की रोशनी भी कमज़ोर हो जाती है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, मेंटल रिटार्डनेस हो जाती जी, मानसिक रूप से सही तरह से हम विकसित नहीं होते। तो ये क्या है जी? मिथाइल मरकरी के दुष्प्रभाव। अच्छा, अब हुआ क्या ना, जैसे मान लो ये है आपका जापान, ठीक है जी। तो जापान में एक खास एरिया में ये जो हमने लक्षण पढ़े ना, अभी सिम्टम्स पढ़े, ऐसे पाए जाने लगे जी। 1952-3 की बात है। तो बोले ये कैसे हो रहा है, इंसानों में ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं। तो फिर ये पाया गया कि उनकी बॉडी में मिथाइल मरकरी था। तो वो मिथाइल मरकरी कैसे आया? क्योंकि वो सी फूड खाते थे, तो सी में मिथाइल मरकरी था। तो उस सी में कैसे आया? जहाँ पर एक फैक्ट्री थी, तो फैक्ट्री से मिथाइल मरकरी, जब मरकरी बाहर निकलता था तो वो मिथाइल मरकरी कंपाउंड बनाता है और धीरे धीरे फूड चेन में एंटर होकर उसके आसपास वाली जनता के शरीर में भी चला गया। तो उसे कहते हैं मिनामाता डिजीज। मिनामाता की खाड़ी है, उसके आसपास ये बीमारी पाई गई थी जापान में 1952 में, 1952 में। एक क्रिपलिंग डिफॉर्मिटी वाज रिपोर्टेड नियर मिनामाता बे इन जापान, कब? 1952 में, ठीक है जी। तो इस डिजीज को फिर कह दिया गया, इस बे के, इस खाड़ी के नाम के आधार पर, मिनामाता डिजीज, ठीक है जी। और बाद में ये पाया गया कि इस बीमारी का कारण क्या है? कंजम्पशन ऑफ मिथाइल मरकरी। ओके, अब मिथाइल मरकरी कहाँ से आया जी? दिस मिथाइल मरकरी हैड एंटर्ड इनटू द फूड चेन
फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द नियर बाय एरियाज। देखो ना, आसपास के एरिया में ये इंडस्ट्री लगी थी, इस इंडस्ट्री से मरकरी निकलता था, तो वो पानी में गया, पानी में एक्वेटिक एनिमल के अंदर गया, फिश वगैरह के अंदर चला गया, इस फिश को खाया ह्यूमन ने, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ये आ गया जी। तो अगर आपसे पूछा जाए मरकरी से कौन सी बीमारी होती है जी, मिनामाता डिजीज मरकरी से होता है। एम से मिनामाता, एम से मरकरी, ऐसे याद कर लेना आपने। ओके, मरकरी से बना मिथाइल मरकरी। ओके, अगर तो पानी में कैडमियम है, कैडमियम, उससे क्या हो सकता है जी, कैंसर ऑफ लंग, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, लिवर का कैंसर हो सकता है, और इटाई बीमारी हो सकती है, जहाँ औच डिजीज हो सकती है। इटाई औच सेम है जी। इसका मतलब है कि जैसे दर्द से हम चिल्लाते हैं, औच करते हैं, तो असल में इसमें ना हमारी हड्डियों में, जॉइंट्स में काफ़ी पेन होती है, तो उस पेन के से औच, जैसे इंसान तकलीफ से चिल्लाया ना औच, तो उस हिसाब से औच, और जहाँ इटाई नाम पड़ गया जी। तो कैडमियम से कौन सी बीमारी हुई, इटाई, जहाँ औच। ओके जी। अगर लेड हमारी बॉडी में एंटर कर गया, लेड, ये देखो ना, ये लेड हो गया, मरकरी हो गया, ये खतरनाक है जी, ये एलिमेंट बहुत घातक है बॉडी के लिए। लेड, इससे हमारे शरीर में अनीमिया हो सकता है, मतलब खून की कमी हो गई। लॉस ऑफ मसल पावर हो सकती है, हमारी मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, सिर दर्द हो सकता है। ब्लूइश लाइन अराउंड द गम्स, हमारे मसूड़ों के इर्द गिर्द नीली लाइन बन सकती है। ठीक, ओके। हजार्ड्स ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, अगर आपका ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो गया तो देखो, एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट आ गया जी, बहुत ज़्यादा नाइट्रेट आ गया। अब जरा सोच के देखो, इस नाइट्रेट का सोर्स क्या होगा। नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के कंपाउंड है, तो ये हमारे खेतों में डाले गए फर्टिलाइजर वगैरह भी इसके सोर्स हो सकते हैं। तो ये धीरे धीरे पानी के साथ ग्राउंड वाटर में मिक्स हो गया जी, तो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में भी आ गया। एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन के साथ कंपाउंड बना लेता है। अब याद करो, हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, हमारे शरीर में खून के अंदर लाल रंग के रक्ताणु होते हैं जी। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं शरीर के अलग अलग हिस्सों तक। पर अगर इस होमोग्लोबिन ने नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड बना लिया, तो कौन सा कंपाउंड बना, मिथेमोग्लोबिन कंपाउंड बन गया जी। तो इससे क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है। इट इज़ नॉन फंक्शनल एंड इम्पेयर्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। अब क्या है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन रुक जाती है। हमको पता है कि जब बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन रुक गई तो उस जगह पर नीले नीले धब्बे से पड़ जाते हैं। ओके, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मिथेमोग्लोबिनेमिया, जहाँ ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों, क्योंकि इसमें जो बेबी है, बच्चे हैं, उनकी स्किन का कलर ब्लू हो जाता है। ओके, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण हुआ जी, किसके कारण हुआ जी, नाइट्रेट के कारण। ओके, आगे है जी फ्लोराइड आ गया जी पानी में। अगर एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, उससे क्या होता है, पेनफुल जॉइंट्स, हमारे जोड़ों में दर्द होता है जी, इसे कहते हैं स्केलेटल फ्लोरोसिस। डिफॉर्मिटी ऑफ टीथ, दांत की डिफॉर्मिटी हो जाती है जी। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो सकते हैं जी, हमारे जो दिमाग और जो है ना, हमारी जो सिग्नल से हैं, हमारे दिमाग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को भेजता है सिग्नल, वो इफेक्ट हो सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से संबंधित। और हार्डनिंग ऑफ बोन्स, हमारी हड्डियां सख्त सी हो सकती हैं जी। ओके, अब देखो ना, जैसे ये देखो, ये आपका है ग्राउंड सरफेस, ये आपने जहाँ पर ऊपर से पानी आप पंप कर रहे हो, ये है आपका ग्राउंड वाटर। ओके जी, अगर आपने ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर किया तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर पानी अगर ख़त्म हुआ तो दूर दूर के एरियो से पानी इधर को आएगा धीरे धीरे।
तो जैसे दूर दूर एरिया से पानी इधर को आएगा, तो वो जब आएगा तो रास्ते में जो उनकी चट्टानें हैं उनमें से जो भी केमिकल वगैरह है, जो भी उसको अपने में घोलता लेकर आएगा जी। जैसे मान लो पानी जहाँ से गुजर रहा है इस एरिया से, तो जाहिर सी बात है कि इस एरिया में जो कुछ है वो अपने में डिजॉल्व कर लेगा। तो इसलिए ये वाला पानी धीरे धीरे आर्सेनिक को भी अपने अंदर, फ्लोराइड को भी अपने अंदर डिजॉल्व करता रहता है। आर्सेनिक को, बेसिकली आर्सेनिक को। तो ये पानी जब जहाँ पहुँचा तो इस पानी में काफ़ी आर्सेनिक हो जाता है। तो अगर आपने ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर किया तो उससे क्या होता है, आर्सेनिक की लीचिंग हो जाती है फ्रॉम रॉक एंड सॉइल इनटू द ग्राउंड वाटर। ओके जी, मतलब ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक आ गया। तो अगर क्रॉनिक का मतलब है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू आर्सेनिक, आपकी बॉडी में धीरे धीरे तो थोड़ा आर्सेनिक आता गया, तो क्या होगा जी, ब्लैक फुट डिजीज हो जाती है। कौन सी बीमारी, आपके पैर काले काले से हो जाते हैं। ब्लैक फुट डिजीज किसके कारण हुआ, फिर आर्सेनिक के कारण। और ये समस्या ना आपके वेस्ट बंगाल में और डेल्टा ऑफ गंगा में आजकल काफ़ी पाई जा रही है, तो इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया जी। दीज डेज आजकल क्या है, आर्सेनिक कंटेमिनेशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। कहाँ, इन द एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड डेल्टास ऑफ गंगा, वेयर, क्यों, कारण क्या है, यही ग्राउंड वाटर इज ओवर एक्सप्लॉयटेड। इट हैज़ कॉज सीरियस आर्सेनिक पॉइजनिंग टू लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। इस एरिया में काफ़ी आर्सेनिक पॉइजनिंग हो रही है जी। ओके जी। और अगर वाटर पोल्यूशन है उससे क्या होता है जी, इट आल्सो कॉज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हमने पहले पढ़ा भी कैसे कोई पोल्यूटेंट एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है, और इससे यूट्रोफिकेशन भी होती है। किसी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाना, उसे कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ओके जी। अच्छा, नेचुरली, कुदरती रूप से जो वाटर हाइसिंथ है, वाटर हाइसिंथ क्या है जी, जलकुंभी, ऐसे आप देख लेना, ये एक पानी में ना पाया जाने वाला अनवांटेड प्लांट है। तो ऐसे ग्रीन सा होता है, तो ऊपर ऐसे गोल गोल सा इसके बना होता है वाटर हाइसिंथ। आप इसकी फ़ोटो देख लेना जी गूगल पर। तो नेचुरली ये क्या करता है, टेक सम टॉक्सिक मटेरियल्स एंड ए नंबर ऑफ हैवी मेटल्स। पानी से जो टॉक्सिक मटेरियल्स मतलब जहरीले पदार्थों को रिमूव करता है, इवन तक कि हैवी मेटल को भी रिमूव करता है, इसलिए हेल्प्स इन प्यूरिफाइंग द वाटर। तो ये पानी को साफ करने में मदद करता है। ठीक है जी, ठीक। पर दूसरे कारण ये भी है ना कि अगर वाटर हाइसिंथ बहुत अधिक हो गया तो वो ऊपर से ऑक्सीजन का जो है डेजोल्यूशन उसको रोक देता है। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन पानी में घुल नहीं पाती, तो बहुत ज़्यादा वाटर हाइसिंथ हो जाए वो भी सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। आगे देखो जी, ऑयल स्पिल। अगर पानी में ऑयल स्पिल हो गया है, ऑयल स्पिल्स इन वाटर कैन बी क्लीन्ड। उसको कैसे साफ कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑयल जैपर। ऑयल जैपर ऐसे कुछ कंपाउंड जो पानी, जो कि क्या है, ऑयल को सोख लेते हैं अपने में। ऑयल जैपर का यूज़ कर लो जी। विशेष प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑयल को डिकम्पोज कर देते हैं, उनका यूज़ किया जा सकता है। और ब्रिगोली का यूज़ भी किया जा सकता है। अब ये ब्रिगोली क्या है, इट इज़ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री से ये पैदा होता है। दैट रिजेंबल्स सॉडस्ट, ठीक है ना, सॉडस्ट। जैसे जो जब लकड़ी को चीरते हैं आरी से तो बरूदा निकलता है, तो उसी के टाइप का होता है जी ब्रिगोली, जो कि पेपर इंडस्ट्री से निकलता है। तो इससे भी तेल को सोखा जा सकता है। कौन से तेल को, जो कि स्पिल हो चुका है, उस तेल को सोखा जा सकता है। ठीक। अच्छा जी, आगे है जी किसी भी प्रकार के पोल्यूशन को टैकल करने के लिए 4 स्ट्रेटजीज होती हैं जी। 4R ये याद रखना जी आपने। ये मेंस में सब्जेक्टिव आंसर लिखने में, ऐसे लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4R स्ट्रेटजी वो क्या है जी, पहले तो हम करें रिफ्यूज़ मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो कि एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाते हैं, हम उनका इस्तेमाल ही ना करें, रिफ्यूज़ कर दें। जैसे प्रोडक्ट मेड ऑफ एनिमल स्किन से बने हुए प्रोडक्ट को अगर हम यूज़ करने से रिफ्यूज़ कर दें तो ऑब्वियसली बात है कि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। ओके, डिमांड कम होगी तो फिर एनिमल की किलिंग भी कम हो जाएगी जी।
रिफ्यूज़ कर दो जी। दूसरा है रीयूज़ करो। रीयूज़ कोशिश करो ऐसे प्रोडक्ट जैसे पर्टिकुलरली नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट हैं जो जैसे प्लास्टिक कंटेनर हो गया, इसको आप बार बार यूज़ करो जी, रीयूज़ करो। ओके जी। आगे है जी रिसाइकल। रिसाइकल जैसे सेग्रीगेटिंग वेस्ट सो डैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड। रिसाइकल किया जा सके वेस्ट को, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अलग कर दो, प्लास्टिक वेस्ट अलग कर दो घरों में, तो इनका रिसाइकल किया जा सके। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को ब्रिक मेकिंग के लिए यूज़ कर लो जी, इसकी ईंटें बना ली या कुछ और प्रोडक्ट बना लिया। आप रिसाइकल और रीयूज़ में फ़र्क समझते हो? रीयूज़ में क्या होता है कि उसी फॉर्म में उस चीज़ को दोबारा यूज़ करना। कंटेनर है प्लास्टिक कंटेनर, तो प्लास्टिक कंटेनर को बार बार यूज़ करना। पर रिसाइकल में क्या होता है जी, उसी प्लास्टिक को पिघलाकर कुछ और चीज़ बना ली जाती है, जैसे ब्रिक बना ली। उसी प्रकार जो मेटल्स हैं उनको भी हम रिसाइकल कर सकते हैं। किसके लिए? फॉर यूजिंग अगेन एंड अगेन, उससे कुछ और प्रोडक्ट बना लिए। रिसाइकलिंग प्रोसेस से क्या होगा जी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, इंडस्ट्री सेटअप होगी, उससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। आगे है जी रिड्यूस करो। रिड्यूस करो, रिड्यूस द जनरेशन ऑफ अननेसेसरी वेस्ट। अननेसेसरी वेस्ट की प्रोडक्शन को कम करो। जैसे उदाहरण देखो जी, जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो अपना शॉपिंग बैग लेके जाओ। इससे क्या होगा, आप प्लास्टिक बैग जो आपका पॉलीथीन बैग है उसका यूज़ रिड्यूस हो जाएगा। कैरी यूर ओन शॉपिंग बैग व्हेन यू गो टू द मार्केट फॉर शॉपिंग। ठीक है जी। तो नॉइस पोल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं जी। शुक्रिया, नमस्कार।